सलीम को बचपन से ही होली खेलने का बहुत शौक था। होली के दिन जब वो अपने दोस्तों को रंगों से खेलता हुआ देखता तो वो भी होली खेलने के लिए मचल उठता था। लेकिन उसके घर में होली नहीं खेली जाती थी। आखिर सलीम होली मनाए तो कैसे? तो चलिए देखते हैं कहानी गरीब सलीम की होली। होली का दिन था। 6 साल का सलीम रंगों और पिचकारी के लिए रोए जा रहा था। क्यों रोए जा रहा है सलीम? मेरे सारे दोस्त होली खेल रहे हैं, मुझे भी रंग और पिचकारी चाहिए। मुझे भी अपने दोस्तों के साथ होली खेलनी है। तुझे पता तो है सलीम कि हमारे घर में होली नहीं खेली जाती। होली हमारा त्योहार नहीं है। तेरे अब्बा जब तुझे रंगों में डूबा हुआ देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन सलीम का बालमन कहाँ मानने वाला था। बचपन धर्म की दीवारों को नहीं मानता और आखिरकार सलीम भी धर्म की दीवार लांघकर होली खेलने के लिए अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। इधर सलीम के अब्बा फैजान उसे ढूंढने लगे, लेकिन सलीम घर में नहीं था। सकीना, सलीम कहाँ है? अभी तो यही था, होली खेलने की जिद कर रहा था। तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, कहीं वो अपने दोस्तों के साथ होली खेलने तो नहीं चला गया। फैजान सलीम को ढूंढता हुआ घर से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे सलीम नजर आ गया। वो अपने दोस्तों के साथ होली खेलने पहुंच गया था। सलीम का दोस्त मुकेश अपने हाथों में लाल रंग लिए सलीम की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि मुकेश सलीम को रंग लगा पाता, सलीम के अब्बा फैजान वहां पहुंच गए और उन्होंने सलीम को डांटते हुए कहा, सलीम, तुम्हें मैंने होली खेलने से मना किया था ना? अब्बा की डांट सुनकर सलीम सहम गया। मुकेश ने भी उसे रंग नहीं लगाया। दोनों बहुत डर गए थे। डर के मारे सलीम जोर जोर से रोने लगा। फैजान ने सलीम का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ घर ले जाने लगा। सलीम का परिवार बहुत ही गरीब था। सलीम के अब्बा फैजान एक बहुत गरीब मजदूर थे। रोज मजदूरी करना और थोड़े बहुत पैसे कमाना, यही उनकी जिंदगी थी। ऐसे में 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से जुटा पाते थे। गरीब सलीम की ख्वाहिशें भी बहुत छोटी थीं। उसे तरह तरह के रंगों से होली खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसे क्या पता कि होली का त्योहार उसके मजहब में नहीं मनाया जाता। इस बार की होली भी बिना खेले बीत गई। सलीम हर साल होली के त्योहार का बेसब्री से इंतजार किया करता। इसी तरह से दिन बीतते गए और 1 साल खत्म हो गया। अब फिर से होली का त्योहार आने वाला था। सलीम, होली का त्योहार आने वाला है। मेरे पिताजी मेरे लिए ढेर सारे रंग और बहुत बड़ी पिचकारी लाएंगे। मुझे भी होली खेलनी है। मुझे होली खेलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तेरे अब्बा तुझे होली खेलने देंगे तब ना। मैं अब्बा को मना लूंगा, इस बार वो मुझे होली खेलने से नहीं रोकेंगे। सलीम होली के कुछ दिन पहले से ही अपनी अम्मी सकीना से गुजारिश करने लगा, अम्मी, होली का त्योहार आ रहा है, इस बार तो मैं होली खेल कर रहूंगा। सलीम बेटा, तुझे तो पता है ना कि हमारे घर में होली नहीं खेली जाती है। लेकिन क्यों अम्मी, हमारे घर होली क्यों नहीं खेली जाती है? सारे लोग होली खेलते हैं, फिर हम क्यों नहीं होली खेल सकते? तभी सलीम के अब्बा वहां आ जाते हैं और सलीम से कहते हैं, सलीम, अम्मी की बात मान लो, होली का त्योहार हमारे मजहब में नहीं मनाया जाता। मजहब? अब्बा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये वही मजहब है ना? फिर हम मजहब के नाम पर क्यों कोई त्योहार बांट देते हैं? अब्बा, त्योहार तो हम सभी मजहब के लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। छोटे से सलीम के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर फैजान हैरान रह गया। सलीम, मुझे दूसरे मजहब के लोगों से कोई बैर नहीं है और ना ही उनके त्योहार से, लेकिन हमारे घर में होली नहीं खेली जाएगी, ये मेरा अंतिम फैसला है। अपने अब्बा की बात सुनकर सलीम उदास हो गया और घर के बाहर दहलीज पर जाकर बैठ गया। वहां उसके सामने से एक आदमी ठेले पर रंग बेचता हुआ जा रहा था और आवाजें लगा रहा था, रंग ले लो, लाल पीले हरे रंग ले लो, पिचकारी ले लो, छोटी बड़ी पिचकारी। ठेले वाले की आवाज सुनकर सलीम का मन भी रंग और पिचकारी खरीदने के लिए मचलने लगा। थोड़ी देर तक वह सोचता रहा कि रंग कैसे खरीदूं। उसके पास तो रंग खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। तभी सलीम को ध्यान आया कि उसके पास थोड़े से खिलौने हैं। वो जल्दी से घर के अंदर आया और अपने खिलौने लेकर बाहर सड़क पर आ गया। ठेले वाले से कहूंगा कि मेरे खिलौने रख ले और इनके बदले में मुझे थोड़े से रंग दे दे। लेकिन वो ठेले वाला कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सलीम ठेले वाले को खोजता हुआ सड़क पर निकल गया। उसे ठेले वाले की आवाज सुनाई पड़ रही थी, रंग ले लो रंग, लाल पीले हरे नीले रंग ले लो, पिचकारी ले लो, छोटी बड़ी पिचकारी। सलीम ठेले वाले की आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। काफी दूर चलने के बाद भी उसे ठेले वाला दिखाई नहीं पड़ा और सलीम को ध्यान भी नहीं था कि वो कब बीच सड़क पर चलने लगा था। सलीम का ध्यान ठेले वाले की आवाज पर था और वो ठीक सड़क के बीचों बीच चल रहा था।
कि तभी सामने से आते हुए एक ट्रक ने सलीम को जोर की टक्कर मारी। सलीम जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से बहुत खून निकल रहा था। इधर घर में सकीना उसे ढूंढ रही थी। सलीम के अब्बा, न जाने सलीम कहाँ चला गया। अभी तो कुछ देर पहले घर के बाहर बैठा था। हाँ, लेकिन अब वो ना तो घर के बाहर है और ना ही घर में। मैंने आस पड़ोस में भी ढूंढ लिया, लेकिन सलीम कहीं नहीं है। तुम फिक्र मत करो सकीना, मैं सलीम को ढूंढ कर लाता हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। फैजान और सकीना दोनों सलीम को ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर पर सड़क के बीचों बीच सकीना को सलीम के खिलौने नजर आए। अरे, ये खिलौने तो सलीम के हैं, लेकिन ये खिलौने सड़क पर कैसे आए? तभी फैजान ने देखा कि सड़क पर कुछ खून के धब्बे भी थे। फैजान और सकीना वहां आने जाने वाले लोगों से पूछने लगे। अरे भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कोई हादसा हुआ था क्या? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ। तभी दूसरे आदमी ने फैजान से कहा। हाँ, अभी कुछ समय पहले एक छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक ने उसे जोर की टक्कर मारी थी, लेकिन उसके बाद उस बच्चे का क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। ये सब सुनते ही सकीना जोर जोर से रोने लगी। सलीम, मेरा बच्चा, या खुदा मेरे बच्चे को बचा ले। ना जाने मेरा सलीम कहाँ होगा और किस हाल में होगा। चुप हो जाओ सकीना, हम सलीम को ढूंढ लेंगे। वो यहीं कहीं आसपास होगा। फैजान सकीना को दिलासा देने लगा, हालांकि वो खुद बहुत घबराया हुआ था। तभी फैजान के फोन की घंटी बजी। हेलो हेलो, मैं राकेश बोल रहा हूँ। आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग फौरन अस्पताल आ जाइए। क्या मेरा सलीम अस्पताल में है? कैसा है मेरा बेटा? आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपका सलीम बिल्कुल ठीक है। फैजान और सकीना दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सलीम बेहोशी की हालत में बेड पर लेटा हुआ था और उसके सिर पर काफी चोटें लगी हुई थी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? ये आपका बेटा है? जी डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा है। लेकिन आप हैरान क्यों हो रहे हैं? जो व्यक्ति इसे अस्पताल लेकर आया, उसने एक पिता की तरह आपके बेटे की देखभाल की है। आपके बेटे के सर पर गहरी चोट लगी थी, काफी खून बह गया था। उस व्यक्ति ने आपके बेटे को अपना खून दिया है, जिसकी वजह से अब आपका बेटा खतरे से बाहर है। डॉक्टर की बात सुनकर फैजान की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी हाथों में दवाइयां लिए राकेश वहां आया। तो आप ही हैं सलीम के अब्बा? अच्छा हुआ आप आ गए। सलीम बार बार आपको ही याद कर रहा था। साहब, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। अगर आप इसे सही समय पर अस्पताल नहीं लाते तो शायद आज मेरा सलीम जिंदा नहीं होता। आप मेरा एहसान चुका सकते हैं। वो कैसे साहब? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस वो कीजिए जो आपका बेटा सलीम चाहता है। मैं कुछ समझा नहीं साहब। उस ट्रक वाले ने जब सलीम को टक्कर मारी तब सलीम सड़क पर गिर गया था। संजोग से मैं उस वक्त वहां से गुजर रहा था। जब मैं सलीम के पास पहुंचा तो उस वक्त सलीम कुछ होश में था और वो धीरे धीरे बोल रहा था कि अब्बा मुझे भी होली खेलनी है। और उसके थोड़ी देर बाद सलीम बेहोश हो गया। तब मैं उसे उठाकर अस्पताल ले आया। अगर आप वाकई में मेरा एहसान चुकाना चाहते हैं तो सलीम को होली खेलने दीजिए। उसे रंगों से बहुत प्यार है। उसे उसका बचपन जीने दीजिए। उसे मजहब की बेड़ियों में मत बांधिए। साहब, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। सलीम अब होली जरूर खेलेगा। अब मुझे पता चल चुका है कि मजहब हमें आपस में मिलकर रहना सिखाता है। राकेश ने फैजान को कुछ पैसे भी दिए और कहा, ये कुछ पैसे रखिए, सलीम के इलाज में काम आएंगे। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं साहब, इतने पैसों का मैं क्या करूंगा? अरे भाई, इन पैसों से आप अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं और सलीम की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी। फैजान को पैसे देकर राकेश वहां से चला गया। कुछ घंटों के बाद सलीम को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। फैजान और सकीना सलीम को घर ले आए। सलीम बेटा, तुम आराम करो, मैं बाजार जा रहा हूँ। सलीम को बिस्तर पर लिटाकर फैजान बाजार चला गया और राकेश के दिए हुए पैसों से उसने ढेर सारे रंग और पिचकारियां खरीदी। सामान लेकर जब वो घर लौटा, सलीम बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ढेर सारे रंग और पिचकारियां। रंग और पिचकारियां देखकर सलीम खुशी से उछल पड़ा। अब्बा, क्या अब मैं भी होली खेल सकूंगा? हाँ मेरे बच्चे, अब तुम अपने दोस्तों के साथ होली खेल सकोगे। लेकिन इतने सारे रंग और पिचकारियां, ये तो बहुत ज्यादा है। फैजान ने उसमें से कुछ रंग और एक पिचकारी सलीम को देते हुए कहा, ये पिचकारी और रंग तुम्हारे लिए हैं और बाकी सारे रंग और पिचकारियों को मैं बाजार में बेचूंगा। इनसे जो पैसे मिलेंगे उससे हम होली का त्योहार मनाएंगे। फैजान के मुंह से होली मनाने की बात सुनकर सलीम उसके गले लग गया। 2 दिन के बाद होली थी। फैजान के सारे रंग और पिचकारियां भी बिक गई थी। होली के दिन सुबह सुबह फैजान ने सलीम को अपने हाथों से रंग लगाते हुए कहा, होली का त्योहार मुबारक हो मेरे बेटे।
आओ मेरे गले लग जाओ। फैजान, सलीम और सकीना तीनों ने मिलकर एक दूसरे को रंग लगाया। तभी दरवाजे पर आवाज आई, सलीम, होली खेलने चलें? अभी आ रहा हूँ, आज तो सबको रंग दूंगा, बुरा ना मानो, होली है। सावित्री के पति राजेश की मौत कुछ ही दिन पहले हुई थी। जिस वक्त राजेश अपनी 5 साल की बेटी पिंकी को स्कूल से घर लेकर आ रहा था, तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक सामने आ गया। राजेश ने पिंकी को तो वक्त रहते दूर धकेल दिया, लेकिन वो खुद को नहीं बचा सका। पिंकी बेचारी पहले से ही उस हादसे से सहमी हुई थी। ऊपर से उसकी दादी उसे ही राजेश की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। सावित्री ने अपनी सास की बहुत मिन्नतें की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सावित्री की सास ने दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया। माँ, दादी ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या सच में पापा को मैंने ही मारा है? नहीं नहीं मेरी गुड़िया, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं हूं ना तेरे साथ। हूं ना? सावित्री ने अपनी फूल सी बच्ची को गले से लगा लिया और ये मान लिया कि अब से उसका और पिंकी का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। वो पिंकी को लेकर निकल पड़ी। अपने कानों के कुंडल बेचकर सावित्री ने कुछ पैसों का इंतजाम किया और फिर शहर आ गई। सावित्री को उम्मीद थी कि शहर में उसे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। सावित्री और पिंकी सारा दिन काम की तलाश में शहर की एक गली से दूसरी गली भटकते रहे। फिर एक जगह अचानक पिंकी रुक गई और सावित्री से बोली, माँ, वो देखो, वो गुजिया है ना? हाँ पिंकी, है तो गुजिया ही। माँ, मुझे गुजिया खानी है। पिछली बार होली पर आपने कितनी अच्छी गुजिया बनाई थी। सावित्री अपना बटुआ खोलकर देखती है। उसमें बहुत ही कम पैसे थे, लेकिन फिर भी वो पिंकी को गुजिया खिलाने ले जाती है, क्योंकि लंबे वक्त से पिंकी ने उससे कुछ नहीं मांगा था। वो शहर के एक बड़े हलवाई श्यामलाल की दुकान थी, जो होली की खास मिठाइयों से सजी हुई थी। भैया, ये गुजिया कैसे दी? ये 350 रुपए की 1 किलो। अच्छा, और वो वाली? वो 400 रुपए की 1 किलो है। भैया, एक गुजिया कितने की दोगे? क्या कहा? एक गुजिया? लग ही रहा था मुझे, तुम जैसे फटीचरों की किस्मत ऐसी नहीं कि मेरी दुकान की गुजिया खा सको। भैया, हम मुफ्त में थोड़ी ही मांग रहे हैं, बच्ची का मन है खाने का। अच्छा, तो ला, पूरे 20 रुपए की है एक गुजिया, ला दे। सावित्री फौरन अपने बटुए से 20 रुपए निकालकर श्यामलाल को दे देती है। श्यामलाल के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने एक गुजिया पिंकी को थमा दी। गुजिया देखकर पिंकी बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर थू माँ, ये गुजिया तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे आपकी वाली गुजिया खानी है। ये देखो, इसे कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मेरी दुकान में खड़े रहने की औकात नहीं है और मेरी गुजिया को बेकार बोल रही है। अरे भैया, आप नाराज मत हो, बच्ची है। वैसे भैया, आपकी तो इतनी बड़ी दुकान है, कुछ काम मिल जाएगा क्या यहाँ? अब बोली ना असली बात। अब वैसे काम है तेरे लायक। यहाँ दुकान के आगे साफ सफाई कर दिया कर, रोज के 30 रुपए दे दूंगा तुझे। नहीं भैया, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, अपनी रसोई में दे दो कुछ काम। हो, मेरी रसोई में काम करेगी? जाकर आईने में शक्ल देख अपनी। तुझे पता भी है शहर में कितना बड़ा नाम है मेरी दुकान का। एक से एक खानसामे है मेरे पास, उन्हें हटाकर मैं तुझे रख लूं? मेरा दिमाग इतना खराब नहीं हुआ अभी। अब तू भी अपने दिमाग को ठिकाने पर ला और निकल मेरी दुकान से। न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। श्यामलाल सावित्री और पिंकी को अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है। सावित्री को उसके बर्ताव से बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। अब वो घर घर जाकर काम की तलाश करने लगती है और फिर एक जगह। देखो, तुम्हें पहले खाना बनाकर दिखाना होगा। मेरी बेटी को पसंद आ गया तो ठीक है, वरना मुझे माफ करना। वो क्या है ना, मेरी बेटी के खाने को लेकर बड़े नखरे हैं। आप चिंता मत कीजिए मेम साहब, मुझे उम्मीद है कि बेबी जी को मेरे हाथ का खाना पसंद आ जाएगा। वो घर मालिनी का था। शहर की बड़ी सोसाइटी में वो एक आलीशान घर था। घर के हर काम के लिए अलग अलग नौकर थे वहां, और वहां अब सावित्री को अपनी जगह बनानी थी।
उसने पूरी मेहनत से खाना बनाया और फिर डाइनिंग टेबल पर। ये क्या मॉम, आपने तो कहा था कि नई कुक है, लेकिन खाना तो वही पुराना लग रहा है। और ये क्या है? ये दाल ढोकली है बेबी जी, ये बैंगन का भरता और ये खीर है। एक बार खाकर देखिए। ओके, बट अगर मुझे टेस्टी नहीं लगा तो मैं आगे नहीं खाऊंगी, ठीक है? आप बुरा मत मानना फिर। जी बेबी जी, कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद ना आए तो आप मत खाना। निशी सावित्री का बनाया हुआ खाना चखती है और उसके बाद तो वो रुकती ही नहीं। अरे निशी, कुछ बताओ तो सही, कैसा लगा खाना? मॉम, रियली इट्स ऑसम, अब मुझे खाने दो। अपनी बेटी को कई सालों के बाद इस तरह चाव से खाना खाते देखकर मालिनी बहुत खुश हो जाती है। वो सावित्री को अच्छी पगार पर अपने यहाँ रख लेती है। वे अपने ही घर में सावित्री और पिंकी को रहने के लिए एक सर्वेंट रूम दे देती है। सावित्री अब बहुत खुश थी। वो पूरे मन से खाना बनाती और सभी उसके हाथों के स्वाद की तारीफ करते नहीं थकते थे। फिर एक दिन, निशी, तुम्हारी फ्रेंड्स की लिस्ट रेडी हो गई क्या? होली की पार्टी के लिए सबको इनवाइट करना है। यस मॉम, ये रही लिस्ट। अच्छा मॉम, स्नैक्स का कैसे करना है? मेरे फ्रेंड रोहन की शॉप से ही मंगवाने हैं क्या? पिछले साल भी वहीं से मंगवाए थे। नहीं नहीं, तुम्हारी फ्रेंड की दुकान का तो बस नाम ही बड़ा है। पिछली बार स्नैक्स में बिल्कुल मजा नहीं आया। इस बार कोई और केटर देखते हैं। पास ही खड़ी सावित्री ये सब सुन रही थी। उसने हिम्मत करके मालिनी से कहा, मेम साहब, अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं बना दूं जो कुछ भी आपको पार्टी के लिए चाहिए? सावित्री, लोग काफी होंगे और होली पर तो तुम्हें पता ही है कितनी तरह के स्नैक्स चलते हैं। अकेले गुजिया ही कितनी तरह की बनवानी पड़ती है, तुम अकेले कैसे करोगी? मैं कर लूंगी मेम साहब, और फिर पिंकी भी तो है मेरी मदद के लिए। वो क्या है ना मेम साहब, मैं अपनी पिंकी को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, तो जल्द से जल्द पैसे इकट्ठे करने हैं मुझे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं मिलेगी। मैं बहुत अच्छी गुजिया बनाऊंगी। क्या? सच माँ? आप होली के लिए गुजिया बनाओगी क्या? वाह, अब तो मजा ही आ जाएगा। पिंकी की बात सुनकर मालिनी और निशी मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हैं और सावित्री को ही पार्टी के खाने की सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। होली के त्योहार में बस 2 दिन ही रह गए थे। सावित्री जी जान से तैयारियों में लग जाती है। पिंकी भी उसकी पूरी मदद करती है। फिर होली के दिन, वाओ निशी, सच में यार, ये गुजिया और ये लड्डू, ये तो गजब के बने हैं। वैसे तुमने सही किया जो पापा की केटरिंग नहीं रखी। लाओ, इसी बात पर एक गुजिया और खिलाओ। ये देखो, वैसे तुम्हारे पापा बाहर ही खड़े हैं। अगर उन्होंने सुन ली ना तुम्हारी बात तो सोच लो क्या होगा। निशी की बात सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। दरअसल रोहन किसी और का नहीं बल्कि उसी श्यामलाल का बेटा था, जिसने एक दिन सावित्री को अपनी दुकान पर काम देने से इनकार कर दिया था। साथ ही उसे काफी बातें भी सुनाई थी। वो भी मालिनी के घर पार्टी में शामिल होने आया था। ये क्या भाभी जी, इस बार पार्टी का ऑर्डर हमें नहीं दिया। इस बार मेरे यहाँ ऐसी गुजिया बनी है कि लोग गुजिया के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाते, पार्टी की रौनक बढ़ जाती। वो सब छोड़िए भाई साहब, लीजिए पहले ये गुजिया खाकर बताइए कि कैसी बनी है। श्यामलाल मालिनी की दी हुई गुजिया खाता है और उसे खाते ही उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। अरे अरे, ध्यान से भाई साहब, उंगली मत खा जाइएगा। गुजिया अच्छी है। वैसे किसे ऑर्डर दिया इस बार? अपनी हाउस कुक को। ये सारे स्नैक्स उसी ने बनाए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जरा मिलवाइए तो। मालिनी श्यामलाल को सावित्री से मिलवाती है। सावित्री को देखते ही श्यामलाल चौंक जाता है। उसे वो सब कुछ याद आ रहा था जो उसने सावित्री को उस दिन कहा था। वो तुरंत ही सावित्री के सामने हाथ जोड़ लेता है, पर कुछ कह नहीं पाता। अरे पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? मां अन्नपूर्णा के स्वरूप के सामने हाथ ही जोड़े जाते हैं बेटा, और मैंने तो इनका अपमान किया है। शायद इसलिए होली जैसे बड़े त्योहार पर भी मेरी दुकान में रौनक नहीं है। इतना कहकर श्यामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो सावित्री से माफी मांगता है, साथ ही उसे अपनी रसोई में काम करने का ऑफर भी देता है। लेकिन सावित्री उससे कहती है, माफ कीजिए साहब,
पुरानी बातों को तो मैंने भुला दिया है, लेकिन सच ये है कि मैं मेम साहब के यहाँ काम करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे काम के साथ साथ घर और इतना अच्छा परिवार भी मिला है जो और कहीं नहीं मिल सकता। हम माँ बेटी की होली मेम साहब की वजह से ही मन पाई है, तो हम उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं। Please subscribe this channel.